तो अब एक नया क्वेश्चन है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नीट में आता है। इसमें कह रहा है कि फाइंड आउट पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर गिवन रेफरेंस पॉइंट इफ पहला दिया है देयर मास आर सेम, जब इन दोनों का मास जब सेम होगा तब, और दूसरे में दिया है कि इसकी डेंसिटी जब सेम होगी तब। दोनों में निकालना है, ठीक। तो इसमें इसकी जो रेडियस दी हुई है ए दी है, और इसका जो साइड दिया हुआ है 2a स्क्वायर है, तो दोनों साइड बराबर होंगे 2a। और ये हमें देखना, इसके पॉइंट में हमें निकालना है, ठीक। यहाँ निकालना है। तो ये a और ये a, क्योंकि ये 2a यहाँ से देखो तो ये भी a होगा, ये भी a, तो ये a और ये a, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी 2a, ठीक। ये हो गई 2a। तो हमको यहाँ से निकालना है, तो हम इसमें XCM निकालेंगे। जो इसका मास दोनों का सेम है, पहला वाला निकाल रहे हैं हम, मास दोनों का सेम रहेगा, ठीक। दोनों का मास हम सेम ले रहे हैं। तो XCM इक्वल टू इसका m, इसके रेफरेंस में निकाल रहे हैं तो 0 प्लस इसका m, इसका मास जो है, और ये जो कितना दूरी है, कितना दिया हुआ पोजीशन 2a अपान में 2m, ठीक। तो 2am अपान में 2m, तो m से तो कितना बचा a, ये हुआ इसका पहले वाले का आंसर, a होगा। तो अब दूसरा देखते हैं। दूसरा में क्या दिया हुआ है कि इफ देयर डेंसिटी आर सेम, तो इसकी डेंसिटी देखनी है, ठीक। तो ये एक कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन। ये दोनों कौन से हो गए, सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन को किससे करते हैं, सिग्मा से, ठीक। तो इसको मिटा देते हैं। तो इसका जब दूसरा वाले को निकालेंगे तो इसका XCM जो है निकलेगा। इसका फार्मूला लिख लेते हैं पहले। अब क्या है कि इसमें डेंसिटी सेम है लेकिन अलग अलग है, मास जो है अलग अलग है। तो इसका M1 मान लेते हैं और इसका M2 मान लेते हैं, ठीक। तो इसका M1 x1 प्लस M2 x2 अपान में M1 प्लस M2, ठीक। ये हो गया फार्मूला। तो हमें पता है सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला क्या होता है, मास पर यूनिट एरिया, ठीक। तो यहाँ से हम m निकाल लेते हैं, m इक्वल टू सिग्मा a, ठीक। तो एरिया यहाँ पे डिफरेंट है, अलग अलग रहेगा एरिया दोनों का। ये स्क्वायर है और ये सर्कल है। तो m1 की जगह पे ये क्या लिखेंगे, सिग्मा a1 प्लस सिग्मा a1 x1 प्लस सिग्मा a2 x2 अपान में सिग्मा a1 प्लस सिग्मा a2। सिग्मा सबसे कॉमन लेके कॉमन काट देंगे, ठीक। a1 x1 प्लस a2 x2 अपान में a1 प्लस a2 बचेगा, ठीक। तो इसका a1, अब ये देखेंगे a1 इसका माने हैं a1 एरिया, ये क्या, इसका एरिया क्या होगा सर्कल का, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर मतलब जो रेडियस है उसका पाई ए स्क्वायर हो जाएगा, पाई ए स्क्वायर। और x1 क्या होगा इसका 0, x1 0 प्लस इसका क्या होगा, स्क्वायर का एरिया का क्या होता है, साइड का स्क्वायर। साइड का स्क्वायर इसमें क्या है 2a का होल स्क्वायर इंटू ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है 2a, x2 क्या है 2a इंटू 2a अपान में पाई ए स्क्वायर प्लस इसका पाई 2a होल स्क्वायर, पाई नहीं रहेगा सॉरी, 2a होल स्क्वायर, ठीक। तो अब क्या करेंगे, ये तो 0 हो जाएगा, ठीक। ये यहाँ पे
4a² इंटू 2a। यहाँ पे क्या होगा, πa² इंटू 4a²। ठीक, तो इसके यहाँ से हम क्या, इसमें से a कॉमन लेते, a² कॉमन ले लेंगे, 4a² 2a, यहाँ से a² कॉमन लेंगे तो पाई प्लस 4 बचेगा। ठीक, a² से a² कट जाएगा। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 8a अपान में पाई प्लस 4। तो इसका एक आंसर क्या आ जाएगा, ये। ठीक, तो अब नया टॉपिक चालू करते हैं, जो कि है सेंटर ऑफ मास ड्यू टू ट्रंकेटेड बॉडी फॉर रिमेनिंग बॉडी। उसे कहते हैं रिमेनिंग बॉडी के लिए। और जैसे ये एक कोई बॉडी है, उसमें से ये स्मॉल अमाउंट का कट करके रिमूव कर दिया गया, स्मॉल अमाउंट का मास कट करके रिमूव कर दिया गया है। ठीक, जिसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल r है, और ये जो मेन बॉडी थी उसकी कैपिटल R, जो मेन बॉडी थी इसकी पोजीशन कैपिटल R है। ठीक, तो ट्रंकेटेड बॉडी के लिए, मतलब रिमेनिंग बॉडी के लिए सेंटर ऑफ मास क्या होगा। ठीक, तो जो इसमें का RCM इक्वल टू ये होता है कि मतलब जितना इसका पहले इनिशियल मास था उसमें से माइनस कर देंगे जो निकाल दिए मास। ठीक, टोटल मास में से रिमूव वाले मास को घटा देंगे तो वही आएगा उसका रिमेनिंग बॉडी का सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। ठीक, तो ये है इनिशियल मास माइनस जो निकल चुका है मास mr। ठीक, अपान में कैपिटल मास माइनस स्मॉल मास। ठीक, ये इनिशियल मास है और ये जो है रिमूव वाला मास। ठीक, कैपिटल M क्या है, इनिशियल मास, और स्मॉल m क्या है, रिमूव्ड वाला मास, रिमूव्ड मास। ठीक, कैपिटल R जो है पोजीशन वेक्टर है के इनिशियल बॉडी का, इनिशियल जो मास था उसका, और स्मॉल r जो है किसका है, जो रिमूव कर दिया गया मास उसका है स्मॉल r पोजीशन वेक्टर। ठीक, अब इसका कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें कह रहा है ए डिस्क ऑफ रेडियस r इज कट ऑफ फ्रॉम ए यूनिफॉर्म थिन शीट ऑफ मेटल, ए सर्कुलर होल ऑफ रेडियस r/2 इज नाउ कट आउट फ्रॉम द डिस्क। ठीक, विथ द होल बीइंग टेंजेंट टू द रिंग, जो होल है वो टेंजेंट है रिंग के। ठीक, डिस्क ऑफ रिंग, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ओरिजिन ऑफ डिस्क। ठीक है, ओरिजिन के सेंटर से सेंटर ऑफ मास कितना होगा वो पूछ रहा है। ठीक, तो इसका डायग्राम बना लेते हैं। ये बोला है टेंजेंट होना चाहिए। ठीक, तो ये टेंजेंट बना दिए, क्योंकि ये जो होल कट हो रहा है उसको होना चाहिए, क्या होना चाहिए, टेंजेंट होना चाहिए। ये डिस्क के टेंजेंट होना चाहिए जो होल कट रहा है, मतलब यहाँ से कट के पूरा निकला है। ठीक, इसकी रेडियस क्या दिया हुआ है, r, इसकी रेडियस क्या है, r/2। ठीक, ये डिस्क है। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ खिसक के आएगा, लेफ्ट साइड में। ठीक, तो ये हो गया हमारा डायग्राम, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस हो गया। तो ये कौन सा हमारा
डिस्ट्रीब्यूशन है कौन सा, सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन। ये सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसमें क्या आएगा, एरिया आएगी। ठीक, तो इसमें बोला है कि r/2 पार्ट जो है कट कर दिया गया है, कट करके निकाल दिया गया है। ठीक, तो इसे कट आउट हो गया है, निकल गया है। ठीक, तो अब ये एरिया मास मतलब सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन है, तो अब ये सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक, तो हमको क्या करना है, पहले इसका मास निकालना है, ये जो बॉडी निकल चुकी है उसका मास निकालना है। तो पहले हमको सबसे पहले इसके पूरी बॉडी के मास जो डिस्क है उसका एरिया कितना होता है, πr²। इसका मास कितना दिया हुआ है, m। ठीक, कैपिटल M मान लेते हैं। ठीक, कैपिटल M। ठीक, तो इसका एक का कितना होगा, अगर एक एरिया का निकाला जाए तो m/πr², एक एरिया का निकाला जाए तो m/πr²। ठीक, हमें इसका निकालना है, जो बॉडी इसका जो मास है ये डिस्क का जो कट करके जितना भाग निकल गया है इसके मास कितना है वो हमें निकालना है। ठीक, तो इसका एरिया कितना होगा, πr²/2। ठीक, तो एक में जितना हमको चाहिए, अगर एक में कोई भी चीज है, अगर हमें एक का पता है तो जितना का निकालना है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे उसमें, तो उस चीज का हमको मिल जाएगा मास। ठीक, तो हमको इसका एक वाला का हमको पता है और इसका जो एरिया है उसमें हम इस वाले में से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा इस वाले का मास जो है आ जाएगा। ठीक, m/r² इंटू πr²/4। ठीक, πr² से πr² कट जाएगा तो m/4 ये आ गया। ठीक, ये क्या हो गया, स्मॉल m, ये स्मॉल m आ गया। ठीक, ठीक, तो अब आगे फार्मूला लिखेंगे, XCM का फार्मूला जो है mr माइनस स्मॉल m और स्मॉल r। ठीक, अपान में कैपिटल M माइनस स्मॉल m। ठीक, तो इसमें m जो है m दिया हुआ है कैपिटल M, इसका पूरा डिस्क का m, और ये इसके ओरिजिन के लिए निकालना है तो पूरा डिस्क के लिए ओरिजिन जो है इसके ओरिजिन के थ्रू निकालना है, तो r क्या होगा 0। स्मॉल m हम पहले के निकाले हैं m/4, और स्मॉल r क्या है, स्मॉल r ये है जो r/2। ठीक, अपान में कैपिटल M माइनस m/4। ठीक, तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये तो 0 हो गया। ठीक, तो ये माइनस mr/8, और ये इसको सॉल्व करेंगे 3m/4, तो ये 4 1 जाओ फिर 4 2 जाओ। ठीक, ये m से m चला जाएगा तो माइनस r बटा में ये 3 और ये 2 मल्टीप्लाई होके कितना हो जाएगा 6। तो इसका कितना आएगा, ये हो गया हमारा आंसर, तो -r/6। अब इसका YCM जो है, YCM क्या होगा, 0 होगा। YCM जो है 0 होगा क्योंकि ये सर्कल है। तो अब इसका कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, -r/6, ये x एक्सिस का इतना आया, y पे 0। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ एक स्क्वायर है, स्क्वायर का प्लेट है जिसकी साइड 2 मीटर दी हुई है, एंड शेडेड पोर्शन जो है इसको कट करके निकाल दिया गया है, रिमूव कर दिया गया। ठीक, तो सेंटर ऑफ मास अबाउट ओरिजिन इसकी क्या होगी पूछ रहा है। ठीक, तो सबसे पहले हमको ये इसका टोटल मास कितना होगा m, तो इसका एरिया क्या होता है 2 का स्क्वायर होगा, क्योंकि साइड का स्क्वायर होता है, स्क्वायर है तो साइड का स्क्वायर। तो इसका मास कितना है m, और इसका एक का कितना होगा m/4।
तो हमें ये शेडेड वाले का मास निकालना है। शेडेड वाले का मास कितना होगा, ये यहाँ से अगर ये 2 मीटर का है तो ये कितना का होगा, 1 मीटर। ठीक, 1 मीटर होगा। तो ये m/4 ये हो गया। फिर इसका 1 मीटर का, हमें 1 मीटर का निकालना है। तो 1 मीटर का स्क्वायर का मतलब इसका पूरा का, इस वाले पोर्शन का हमें निकालना है मास। ठीक, तो m/4 इंटू 1 का स्क्वायर 1 होगा। तो m/4 जो है ये क्या हो जाएगा, स्मॉल एम, यही आएगा स्मॉल एम। ठीक, तो हमें स्मॉल एम निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, x1 जो है कि ओरिजिन के लिए x1 हमारा क्या होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का x1 का दूरी क्या है, यह 1 मीटर का। यहाँ से यहाँ 1 मीटर, यहाँ से यहाँ 1 मीटर हो गया। ठीक, तो x1 क्या होगा हमारा 1 मीटर। और उसी तरह x2 क्या होगा, यहाँ से अब ये आएगा, ये जो पोर्शन है यहाँ से मतलब यहाँ ओरिजिन से लेके यहाँ तक का जो पोर्शन है, मतलब जो दूरी है, इसको कहेंगे x2। तो ये हो गया x2। तो x2 कितना होगा, 1, ये 1 मीटर प्लस ये आधा 1/2, तो कितना होगा 3/2। ठीक, 3/2 मीटर इतना हो गया। अब सब कुछ मिल गया है हमें, तो अब डायरेक्ट फार्मूला लगाते हैं। XCM इक्वल टू कैपिटल M कैपिटल R माइनस स्मॉल m स्मॉल r अपान में कैपिटल M माइनस स्मॉल m। ठीक, अब फार्मूले पे कैपिटल M, R क्या है, कैपिटल R जो है यहाँ से लेके ये ओरिजिन है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है, 1। ठीक, माइनस स्मॉल m हम निकाले थे m/4, और स्मॉल r जो है, स्मॉल r यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब x2। तो x2 कितना था, 3/2। ठीक, यही था ना। तो 3/2। अब और कैपिटल M माइनस स्मॉल m कितना था, m/4। तो ये m माइनस ये 3m/8 अपान में ये क्या होगा, 3m/4। ठीक, तो यहाँ से m को कॉमन ले लेते हैं। तो अब इसमें से m कॉमन ले लेंगे। m कॉमन लेने के बाद 1 माइनस 3/8। ठीक, बचेगा। फिर यहाँ से m, तो ये कितना होगा, 3/4। ठीक, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5/8 और अपान में 3/4। तो ये 2 बार में 4 से चला जाएगा, तो कितना बचेगा, 5/6। तो ये हो गया हमारा XCM। XCM कितना आया, 5/6। उसी तरह से अब आंसर टोटल क्या होगा, YCM जो निकालेंगे, YCM जो है, YCM भी इसी तरह से सिमिलरली निकल जाएगा। 5/6 वो भी आएगा, क्योंकि एक स्क्वायर है इसीलिए YCM और XCM दोनों बराबर होंगे। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 5/6 कामा 5/6। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब देखते हैं मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक, तो इसमें अब देखेंगे मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक, तो अब इसकी पहला देखेंगे क्या आएगा, RCM, ये पोजीशन के लिए। RCM का फार्मूला m1r1 प्लस m2r2 प्लस m3r3 डॉट 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 mnrn। ठीक, अपन में m1 प्लस m2 प्लस m3 mn। ठीक, ये हो गया पोजीशन। तो अब दूसरा देखते हैं वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक, तो वेलोसिटी का सेंटर ऑफ मास कैसे देखेंगे, निकालेंगे। तो अब वेलोसिटी के कैसे लिखेंगे, VCM। इसको डिफ्रेंशिएट करने पे क्या आता है, पोजीशन को डिफ्रेंशिएट करने पे क्या आता है, तो हमें आती है वेलोसिटी मिलती है। ठीक, तो कैसे लिखेंगे अब,
VCM इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3, ऐसे ही करते करते सो ऑन कर लेंगे। अपान में M1 प्लस M2 प्लस M3 Mn। ठीक, अब इसके बाद आता है एक्सेलरेशन। अब इसके बाद क्या आता है? एक्सेलरेशन। ठीक, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? वेलोसिटी को, जो वेलोसिटी है उसको डिफरेंशिएशन कर देंगे तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो ACM इक्वल टू क्या लिखेंगे? M1 A1 प्लस M2 A2 प्लस M3 A3 सो ऑन Mn An। ठीक, अपान में M1 प्लस M2 प्लस M3 Mn तक। ठीक, तो अब जो है ये M1 M2 M3 जितना भी मास है वो सब अगर बराबर होंगे तो क्या होगा? M1 M2 इक्वल टू M3, इसको क्या ले लेंगे? स्मॉल m। ठीक, जब सब बराबर होगा तो ये स्मॉल m हो जाएगा। ठीक, तो ये जो सबका जब ये सम करेंगे, नीचे वाले को जब सम मास को करेंगे तो ये कैपिटल M में बन जाएगा। ठीक, जब ये कैपिटल M बन जाएगा तो ये M, अब ये इधर वाला M कैपिटल M है तो इधर जाएगा तो MACM इक्वल टू, अब क्या होगा? ये M जो है, अब क्योंकि इसमें से जो भी सब M1 M2 M3 जो भी था सब उसको क्या कर दिए हैं? सबको बराबर मास को कर दिए हैं। तो जब मास को बराबर कर देंगे तो क्या होगा? MA1 प्लस MA2, ऐसे करते करते MNAN। तो हम जानते हैं फोर्स का फार्मूला क्या होता है? फोर्स का फार्मूला M×A होता है। ठीक, तो ये हो गया, ये जो है MA1 MA2, तो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं? F1 F2 F3। FACM के क्या लिख सकते हैं? फोर्स FCM। ठीक, FCM लिख सकते हैं। फिर ये A1 वाले को क्या लिखेंगे? F1, और A2 वाले को क्या लिखेंगे? F2, ऐसे करते F3 करते करते कहाँ तक जाएंगे? Fn। तो ये एक फार्मूला हो गया हमारा फोर्स का। ठीक है, तो अब क्या देखते हैं? अब देखते हैं मोमेंटम। ठीक, मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास, अब ये हम देखते हैं। ठीक, तो मोमेंटम के लिए P से डिनोट करते हैं। ठीक, तो PCM जो है, मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है? मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है? P इक्वल टू M×V। ठीक, तो PCM जो है MVCM के बराबर होगा। अब ये PCM इक्वल टू MVCM हो गया, तो ये VCM को हम क्या लिख सकते हैं? M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3, ऐसे लिखते लिखते चले जाएंगे कहाँ तक? Mn Bn। तो ठीक, तो PCM इक्वल टू क्या होगा? ये जैसे M1 V1 है, M2 V2 है, ये M3 V3 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? P1 P2 प्लस P2 प्लस P3 डॉट डॉट Pn। ये हो गया हमारा फार्मूला। ठीक, तो अब की नोट्स देख लेते हैं, इसको नोट्स में बना के लेकर लिख लेना। ठीक है भाई? ठीक है, नो इज, ये क्या कह रहा है पहला नोट्स? इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन ए सिस्टम देन द वेलोसिटी ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास रिमेन कांस्टेंट। तो ये कह रहा है कि अगर कोई सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, अगर कोई सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तब उसकी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी?
रिमेन कांस्टेंट, वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो इसको हम क्या कहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक, तो इसे हम क्या कहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। और अब दूसरा देखते हैं, दूसरा में क्या बोला है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज अनअफेक्टेड बाय इंटरनल फोर्स। तो ये यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स की बात हो रही थी, यहाँ पे एक बात हो रही है इंटरनल फोर्स की। तो यहाँ पे कह रहा है कि सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी है वो अनअफेक्टेड होगा, किसके द्वारा, इंटरनल फोर्स के द्वारा। तो इसको क्या कहते हैं, म्यूचुअल फोर्स। तो इसको क्या कहते हैं, म्यूचुअल फोर्स। ठीक है, तो म्यूचुअल फोर्स कैसे लिखा जाता है, F12 इक्वल टू माइनस F21। तो जैसे किसी पार्टिकल पे इंटरनल की बात हो रही है, तो ये पार्टिकल इस पे फोर्स लगा रहा है, ये पार्टिकल इस पे फोर्स लगा रहा है, तो इस फोर्स को क्या कहते हैं, इस सिस्टम को क्या कहते हैं, म्यूचुअल फोर्स। तो इस फोर्स को क्या कहते हैं, म्यूचुअल फोर्स। ठीक, इस फोर्स को क्या कहते हैं, म्यूचुअल फोर्स। ठीक, तो इसको F12 प्लस F21 इक्वल टू क्या होता है, 0। ठीक, तो ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ मास खत्म। ठीक है, ओके, थैंक यू।